हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो केरला का हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है उसे। तो यहाँ पर ये केरला का जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है इसे प्रपोज किया गया था बहुत पहले ही। और इस प्रोजेक्ट के पीछे आप देख रहे होंगे ट्रेन के पीछे एक टेट नाम का पत्थर लगा हुआ है कर्ज का। तो ये क्या इसकी परिस्थिति होने वाली है, क्या इससे दिक्कतें होने वाली हैं, क्या प्रोजेक्ट का डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखें। माइसेल्फ विद्यानंद सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो डीपीआर बना है केरला रेल प्रोजेक्ट का, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का। तो ये इसमें लगभग 11 स्टेशन हैं और ये शुरू होगा कसारगुड्डा से जो कि जाएगा तिरुवनंतपुरम तक। तो यहाँ तक ये कैपिटल सिटी तक आएगा और ये वेस्टर्न कोस्ट से लगे हुए ही चलेगा पूरा प्रोजेक्ट थ्रू आउट केरला। और ये केरला के दूसरे रीजन्स में, मतलब कि जो ईस्ट साइड रीजन्स है वहाँ पर नहीं कनेक्टिविटी देगा, बल्कि सिर्फ कोस्टलाइन एरिया में ही वेस्टर्न घाट्स के रीजन में यहाँ इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। और इसे नीति आयोग ने भी अप्रूव कर दिया है, रेलवे बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया है और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी इसे मिल गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि वेस्टर्न घाट्स जो है सो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया में 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। दूसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख कर बताएं। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के कारण बहुत सारे जो एग्जॉटिक एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बैक वाटर में जो फिशेज हैं और बहुत सारे फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पर इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आएगी और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिसके कारण कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये टोपोग्राफी है केरला का। और आप ये जो येलो रीजन देख रहे हैं ये लोलैंड एरिया है, वेटलैंड एरिया है। तो इसी रीजन से लगभग आपने मैप में देखा यहाँ पर कि पूरा कोस्ट लाइन से लग कर ये रेलवे लाइन बनाया जाएगा। तो ये लो लाइंग एरिया में जब बनाया जाएगा तो यहाँ पर जो पैडी फील्ड्स हैं प्लस बैक वाटर्स, ये आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लेक्स है, अल्पाहुजा लेक है और बाकी सारे लेक्स हैं, बैक वाटर्स हैं। तो इन सब जगहों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पहले तो यहाँ पर लैंड का लॉस होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगी कि कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण जो पॉल्यूशन फैलेगा, जो डेब्रीज आएगी, जो रबल्स आएंगे, यानी कि खुदाई के कारण जो मिट्टी वगैरह जो डेवलप होगा, जो निकलेगा, उन सब चीज़ों के कारण यहाँ पर पॉल्यूशन फैलेगा और उसके कारण यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। प्लस दूसरी चीज़ क्या होगी कि हैबिटाट का बाइफर्केशन, यानी कि कोई भी मान लीजिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीच से अगर हम रोड बनाते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 भाग में बट जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगी क्योंकि ये डबल लाइन का हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। तो जहाँ से भी ये गुजरेगी, तो जहाँ पर भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या नेशनल पार्क हैं तो उनके बीच से जब गुजरेगी तो उसे ये 2 भाग में डिवाइड कर देगी। उसके कारण जो हैबिटाट लॉस होगा, क्योंकि देखिए जितना बड़ा हैबिटाट रहता है, जितना बड़ा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहती है, अगर वो यूनिफाइड रहे, कंबाइंड रहे, तो उसका सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा रहता है। लेकिन जहाँ पर ये डिवाइड होकर 2 पार्ट में हो जाता है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इसके कारण यहाँ पर हैबिटाट लॉस और बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के चांसेस हैं। प्लस ये क्या है कि कंटिन्यूअसली जो है आप देख रहे हैं कि केरला फ्लड और ड्राउट दोनों से जूझ रहा है। तो आपने 2018 का फ्लड देखा होगा। 2018 में वहाँ पर डिवास्टेटिंग फ्लड आया था जिसके कारण कि वहाँ पर एनडीआरएफ की बहुत सारी टीम्स को ले जाना पड़ा था, एयरफोर्स को आना पड़ गया था, नेवी को आना पड़ गया था। तो इन सब सिचुएशन को भी ये एग्रावेट करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ पर जब फॉरेस्ट लॉसेज होंगे, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो वहाँ पर जंगल काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट के लॉसेज होंगे उसके कारण केरला सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मानसून सबसे ज़्यादा समय तक वहीं पर रहता है। ये 1 जून के आसपास आ जाता है और अक्टूबर में जाकर वहाँ से मानसून रिट्रीट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 7 से 8 महीने तक मानसून रहता है। तो ये जो यहाँ पर रन ऑफ जो है वाटर का, सरफेस रन ऑफ,
वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर वेजिटेशन रहेगी नहीं, प्लांट्स रहेंगे नहीं, तो वो पानी को धीमा करने की, उसकी गति को रोकने की क्षमता कम हो जाएगी। उसके कारण सरफेस रन ऑफ बढ़ेगा, इरोजन बढ़ेगा। और पर्कुलेशन ऑफ वाटर, पर्कुलेशन ऑफ वाटर किसे कहते हैं कि जब देखिए जमीन के अंदर पानी जो सीपेज होता है, जो अंदर समा जाता है, तो उसे पर्कुलेशन ऑफ वाटर कहते हैं। तो जब यहाँ पर पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो वो पानी को रोकते हैं, उसकी गति को धीमा करते हैं। तो जब गति धीमी होती है तो उसे ज्यादा समय मिलता है पर्कुलेट करने के लिए, तो ये चीज भी कम हो जाएगी। उसके कारण बाढ़ की जो खतरे हैं वो और बढ़ जाएगी, और बाढ़ की जो विषम परिस्थिति रहती है, विकराल रूप रहता है, वो भी बढ़ जाएगा, तो ज्यादा डिवास्टेशन होगा वहां पर। तो इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि ये एक व्हाइट एलिफेंट न बन जाए, क्योंकि देखिए आइए डिटेल्स देखते हैं प्रोजेक्ट का। तो पहले इसका जब प्रोजेक्ट डीपीआर बना था तो इसका नाम था केरेल प्रोजेक्ट, लेकिन अभी इसे चेंज करके सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कर दिया गया। ये एलडीएफ की गवर्नमेंट जो थी पिछली टर्म की, उसकी ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थी, और उसके बाद इन्होंने उससे पिछले टर्म में ही अपने जो है सो अनाउंस किया था, और अभी जब दूसरी टर्म इनको मिली है तो ये अपना कमिटमेंट एक्चुअली फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये देखिए केरल प्रोजेक्ट जो है, केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक एसपी भी बनाया गया है। तो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसे बनाया जाएगा। और इसका जो टोटल डीपीआर बना है, जो कॉस्ट बना है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू, वो 63,941 करोड़ रुपए का है। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है आप देख रहे हैं। तो इसमें लगभग 64,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ एक स्टेट में है, 11 रेलवे स्टेशन के लिए है। प्लस इसमें क्या है, 1383 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है सो एक्वायर किया जाएगा, जिसमें कि 67% लैंड जो है सो रूरल एरियाज में है। ठीक है, उसके बाद 15% जो लैंड है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन का है। अब डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में जब आप लैंड एक्वायर करेंगे तो साफ सी बात है वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, और ऐसा नहीं है कि जो रूरल एरिया में है वहां पर आप लैंड एक्वायर करेंगे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट वहां पर भी होगी, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल कम होंगे, क्योंकि रूरल एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जब रूरल एरिया में लैंड एक्विजिशन होगा तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड का जो है सो नुकसान होगा, और एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डे बाय डे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें फूड सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चरल लैंड की ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर आप इसे भी नुकसान करवाएंगे सिर्फ एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के चलते। प्लस यहाँ पर 18% जो लैंड एरिया है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, वहां पर भी ऑब्वियसली जो है सो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि म्युनिसिपल एरिया के अंदर कभी भी रूरल एरिया से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये नुकसान है सो है। प्लस ये जो दोनों एरियाज है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत किया गया है, तो इसे जब आप गिराएंगे, जो बिल्डिंग्स हैं, जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उसे जब आप गिराएंगे तो उसका जो डेब्रिज क्रिएट होगा उसे आप कहाँ डालेंगे, उसे ऑब्वियसली आप किसी दूसरे जमीन पर डालेंगे, और वहां से फिर वो जमीन जो एग्रीकल्चर या फिर वेजिटेशन के काबिल नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये जो रहेगा पूरा कंक्रीट वेस्ट रहेगा। तो इसके कारण यहाँ पर आप इन्वायरमेंट को इस तरह से भी नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर आप किसी लेक में या कहीं ले जाकर डाल देंगे तो वाटर बॉडीज का और वेटलैंड का लॉस होगा। प्लस यहाँ पर कहना है इनका कि जो एलिवेटेड पाथ रहेगा 88 किलोमीटर का रहेगा, तो फिर यहाँ पर ये कॉन्क्रीटाइजेशन होगा, आप ब्रिजेस वगैरह बनाएंगे, और उसके कारण वहां पर जो आप पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो इन जो आसपास के एरिया है पूरे पॉल्यूट हो जाएंगे। प्लस आप कह रहे हैं कि टनल रहेगा 22 किलोमीटर का, तो उसके कारण जब आप अंडरग्राउंड बोरिंग करेंगे उससे भी पॉल्यूशन फैलेगा, उससे भी एग्रीकल्चरल लैंड के लॉसेज होंगे, प्लस ग्राउंड वाटर लेवल का भी डिटोरियोरेशन होगा। तो वाटर टेबल भी जो है सो नीचे चला जाएगा, उसमें भी पॉल्यूशन फैलेगा, क्योंकि जब भी टनल जो बनाया जाता है तो ये 18 से 20 मीटर के डेप्थ में बनाया जाता है अमूमन। लेकिन कहीं पर अगर जो है वेटलैंड है या सॉफ्ट मटेरियल का लैंड है तो वहां पर ये 22 से 25 मीटर तक भी डेप्थ में जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर इसके कारण भी वहां पर पॉल्यूशन फैलेगी। प्लस क्या है कि इसके वाइब्रेशन से, इसके नॉइज से जो वाइल्ड लाइफ हैं
उनको और दिक्कत होगी नॉइज पोल्यूशन के कारण, और उनकी हैबिटाट लॉसेस होगी। वो वहां से जहां पर नॉइज पोल्यूशन रहेगा उस एरिया से दूर भागने लगेंगे। तो आपका जो बैक वाटर से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या वेटलैंड से और जगहों से जो आपकी जो पूरी प्रोजेक्ट क्रॉस करेगी जहां से, उसके आसपास में लगभग 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ हो सकता है कि पूरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो फ्लोरा और फाउना है उसका नुकसान हो जाए। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना है। प्लस जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि ये एक व्हाइट टाइगर बन के रह जाएगा। और ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो है यहाँ पर कन्नूर एयरपोर्ट, लगभग देखिए यहाँ पर केरला में 5 एयरपोर्ट्स हैं। यहाँ पर मैप में 4 दिख रहा है, एक रिसेंटली डेवलप्ड एयरपोर्ट है अल्पाहुजा में। तो यहाँ पर 5 एयरपोर्ट है, उसमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यहाँ पर कन्नूर से अगर कोई बंदा ट्रेवल करता है तिरुवनंतपुरम तक, तो यहाँ पर इसका किराया है 2000 रुपये और ट्रेवल टाइम है लगभग 40 मिनट का। तो ये जो चीज है आप देख रहे हैं कि अभी जो ये आप कसारगोडा से तिरुवनंतपुरम का जो रेल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट, इसमें आप किराया आंक रहे हैं 1800 रुपये का और ये ट्रेवल टाइम होगा 4 घंटे का। लेकिन यही चीज दूसरे लोग सिर्फ 200 रुपये ज्यादा लगा के 40 मिनट में ट्रेवल कर लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट बहुत चांसेस है कि फेल हो जाए। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी जो तिरुवनंतपुरम से लेकर कोझिकोड तक जो जन शताब्दी चलती है, तो जन शताब्दी का अभी जो ट्रेवल टाइम है 2.5 आवर्स का है। तो इसी को आप अगर एक्सटेंड कर दें कसारगोडा तक, तो ये 4 घंटे में आराम से जन शताब्दी ही पहुंच जाएगी वहां पे। प्लस क्या है यहाँ पे इनका कहना है कि अभी जो मैनुअल सिग्नलिंग सिस्टम है एग्जिस्टिंग रेल लाइन में, उसे आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऑलरेडी इंडिया में जो है तो हमारे पास 160 किलोमीटर पर आवर तक के ट्रेवल करने वाले जो ट्रेन सेट्स हैं मौजूद हैं। इसे आप और ऊपर ले जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम और थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट करके। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है रेल का, आप उसे फुल कैपेसिटी में यूटिलाइज कीजिए, वो भी अंडर यूटिलाइज्ड है। तो आपको न तो लैंड एक्विजिशन की जरूरत पड़ेगी, न 64,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप उसके 10% से भी कम अमाउंट में इसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके आपकी जन शताब्दी जो है वही 2.5 घंटे में जब कोझिकोड तक पहुंच जाती है यहाँ तक, तो ये और 1.5 घंटे लगाकर कसारगोडा तक क्यों नहीं पहुंच सकती है तिरुवनंतपुरम से। प्लस क्या है यहाँ पे कि आप एयरवेज को, एयर ट्रेवल्स को ही थोड़ा सा प्रमोट करेंगे तो यही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा और कनेक्टिविटी की इशू खत्म हो जाएगी। और कनेक्टिविटी का वैसा कोई इशू है नहीं क्योंकि केरला के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 एयरपोर्ट्स हैं, प्लस एक एयरपोर्ट यहाँ पे जो कर्नाटका में नजदीक में है मैंगलोर में। तो ये सारे एयरपोर्ट मिलाकर 6 हो जाते हैं। प्लस कोयम्बटूर में तमिलनाडु में एक एयरपोर्ट है नजदीक में, तो प्लस 1 हो जाता है 7। तो 7 एयरपोर्ट ऑलरेडी आपके विसिनिटी में केरला में इधर उधर मौजूद हैं। तो इन सारे एयरपोर्ट्स को आप अगर डेवलप करते हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी की इशू खत्म हो जाती है। प्लस एक एयरपोर्ट प्रपोज्ड है पालक्कड़ में। तो ये सारे इश्यूज जो है कनेक्टिविटी के, ये सिर्फ दिखावा है और एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में इसे कमिट किया था तो इसे ये लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए केरल प्रोजेक्ट जो है इसमें सबसे ज्यादा बड़ा इशू आ रहा है फंडिंग का, क्योंकि ये एक एसपीवी के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा और इसमें जो 64,000 करोड़ की जो फंडिंग है उसमें कुछ फंडिंग आएगी हुडको रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन से और कुछ फंडिंग आएगी केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से। तो ये दोनों जब फंडिंग करेंगे तो ये इसका रिपेमेंट भी चाहेंगे। और जैसा कि हमने बात की कि अभी एयर ट्रेवल में 2000 रुपये लगते हैं, 1800 रुपये का ये लोग पर हेड जो कॉस्ट है ये आंक रहे हैं। प्लस प्रोजेक्ट को फिनिश होते और इम्प्लीमेंट होते होते जो डिले होगा उसके कारण कॉस्ट ओवररन यहाँ पर होना ही होना है, कॉस्ट ऑलरेडी ऊपर भाग जाएगी। तो ये एक व्हाइट एलिफेंट बनकर रह जाएगा, ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं रह जाएगा।
तो इन्हीं सब इश्यूज को लेकर इकोनॉमिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट सारे लोग इसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। उससे बेहतर है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरवेज के, उसे हम यूज करते हैं। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा रेलवेज का है उसे हम यूज करते हैं, उसे ही अपग्रेड करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम ले आएंगे। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फिजिबल नहीं हो पाएगा, बल्कि वो ज्यादा फिजिबल रहेंगे। और हमारा जो एग्जिस्टिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उसे हम इम्प्रूव करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इकोनॉमिकली वायबल भी है। और यहाँ पे इन सब चीजों से जो इन्वायरमेंटल लॉस होगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को जो थ्रेट है वो भी कम हो जाएगा। प्लस यहाँ पर फ्लड्स के और ड्राउट्स के एग्रेवेट होने के, बढ़ने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो हमें नेचुरल डिजास्टर भी कम फेस करना पड़ेगा। तो बाकी इसमें अब गवर्नमेंट क्या नीति बनाती है, क्या इनका प्रपोजल रहता है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।